Yes. Good evening, all of you. So let us continue the MCQs which we have started last time. Okay. तो कल के लेक्चर में हमने कुछ MCQs देखे थे और I hope so all of you have learned the formulae from this chapter. करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो फॉर्मूले है तो वो हमको लर्न करके रखने हैं. ओके. सो कहाँ तक आए थे हम कल? फोर्थ क्वेश्चन शायद हमने किया था. यस. ओके. अभी उसमें भी मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन हमको फिर से एक बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो हमने कल ऑलरेडी किया था, बट we'll just see it again here. Yes, I hope all of you can see the screen. हाँ, शायद ये वाला जो क्वेश्चन है तो वो आपको उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन. ओके. तो देखो यहाँ पे क्या है कि द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर 100 millimeter of the ordinary copper wire is given to be 2 into 10 raised to 21, and average drift speed is also given, and we want to find out the current in the coil. ओके. तो अभी इसमें देखो पर 100 millimeter नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको दिए हुए हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन बी एनीथिंग. ठीक है. तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसका उसके बारे में मेंशन नहीं किया है, बट सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है. देखो होता क्या है ना कि जैसे हमको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बराबर. और उसका फॉर्मूला क्या बनता है, हमने ऑलरेडी प्रूव किया था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑलवेज रिटन टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द वायर, which is simply area into length, correct है. But if suppose we can just rearrange this formula as number of electrons per unit length to be simply equal to number of electron density into area, correct है. तो ये हमको मिलता है. तो number of electrons per unit length अगर दिया है, so we can write it in terms of the number of electron density into area. वही हमने यहाँ पे यूज किया है. ओके. तो जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ इज गोइंग टू बी 2 into 10 raised to 21. तो ये जो n अपॉन l है तो वो दिया हुआ है 2 into 10 raised to 21, बराबर. दैट शुड बी इक्वल टू n small n into a actually, so that we can get this small n to be simply equal to 2 into 10 raised to 21 the whole divided by a, करेक्ट है. तो ये हमको मिलता है. ठीक है. सो दैट इज वी हैव गॉट हियर. ये जो हमने यहाँ पे डिराइव किया था ना वो वही था एक्चुअली क्या है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्टैंडर्ड. ठीक है. उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो हमने डाल दिया एज इट इज यहाँ पे,
बट जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को हमने रिप्लेस किया लेंथ इनटू एरिया। उसमें से लेंथ तो हमको पता है बट एरिया हमको पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमको लेंथ को तो 100 मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻1 डालना है, लेकिन एरिया को वैसे ही रखना है। तो वो एरिया वैसे ही रहेगा क्योंकि हमको वो पता ही नहीं है कितना है। तो इसलिए फिर ये जो 10⁻1 है तो ये 10⁻1 ऊपर जाके इस 10⁻21 के साथ मिक्स होके 10⁻22 बन जाएगा, और उसके कारण यहाँ पे फिर ये स्मॉल एन हमको मिल जाएगा। जैसे हमको ये स्मॉल एन मिलता है तो वो हम लिखेंगे और यूज करेंगे उसको इस फॉर्मूला के अंदर, जो कि ऑलरेडी रेडीमेड है, वो तुमको ऑलरेडी पता है कैसे आया। तो I is equal to NAVD into E. But as we don't know this A, we can just express this small n as 2 into 10⁻22 upon A, so that this A just gets cancelled. And then rest of the things you can just solve it simply mathematically. ये बाकी सब कैलकुलेशन का पार्ट है, बट सिर्फ इसमें हमको समझना यही है कि this is to be understood here that the number of electrons per unit length अगर हमको मिलता है, अगर दिया जाता है, तो we should be able to express it in terms of area using this formula, because we have to clear the concepts, that is the number of electrons density मतलब क्या होता है, number of electrons per unit volume हुआ करता है। अगर number of electrons per unit length दिया है मतलब ये इतना सा पार्ट दिया हुआ है, so we can just take this A in that side and just express this number of electrons per unit length as number electron density multiplied by area of cross section of that wire, simply। ठीक है, तो ये है, यही डाउट था ना तन्वी? हमने सेकंड वाला भी किया था कल। okay. चलो ठीक है, so let us see the next question। fifth one, no, fifth has been already done, so let us try to do this sixth one। okay, I hope you have tried this sixth at home। see the question, the resistance of wire at 20 degrees Celsius is to 20 ohm, and at 500 degrees Celsius it is 60 ohm. At what temperature its resistance will be 25 ohm? So see again, RT is going to be equal to R naught into 1 plus alpha T। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, ठीक है। सो RT कितना आएगा यहाँ पे 20, ओके, और R naught तो हमको पता नहीं है, 1 प्लस अल्फा कितना है वो भी पता नहीं है, but temperature पता है देखो 20, right? So here it is 20, and this is going to be the first equation we can see, and the second equation can be constructed by using this 500 degrees Celsius instead of T and 60 ohm resistance instead of RT. So we can get this second equation as 60 is equal to R naught into 1 plus 500 alpha, or you can say simply alpha into 500, correct है? This is actually equation number 2। if we just take the ratio of these two equations 1 divided by 2 अगर करेंगे तो देखो क्या होगा, 20 upon 60 which comes out to be equal to R naught upon R naught into 1 plus 20 alpha, that is to be divided by, here it is going to be 1 plus 500 alpha, right? And now if we just this cancel out R naught from both numerator and denominator, and also cancel this 20 because 21s are 23s are, so it will become 1 by 3 here, and that is going to be actually equal to 1 plus 20 alpha, and here it is going to be 1 plus 500 alpha, right? And now if we just cross multiply it here, then we can get this 1 plus 500 alpha is going to be equal to 3 plus 60 alpha, correct here? And then we can get this 1 shifted to that side,
and 60 shifted is here in this side. So we get this 500 alpha minus 60 alpha, which comes out to be 3 minus 2, right? Sorry, 3 minus 1. So that we can write this in the next step. So it will be 440 alpha is going to be 2, and hence alpha actually becomes 2 upon 440, which is nothing but 1 upon 220, correct है? तो ये हमको मिल गया अल्फा, which is going to be in per degree Celsius. Okay, ये उसका यूनिट है याद रखो ठीक से, ठीक है? Now alpha is obtained here. So what we'll do here now is at what temperature the resistance is 25 degrees Celsius. So we want to find out the temperature at which the resistance is 25. Once again use the same equation. Okay, but R naught is not known ना, तो R naught निकालना पड़ेगा पहले. So put this value of alpha in the equation 1 or 2 if you want. So 20 becomes equal to R naught into 1 plus alpha into 20. So but alpha is 1 upon 220, and that is multiplied by 20. So if we just multiply this, so 20 becomes equal to R naught into, what is this, 20 20 yeah, 21 जा 20, कितना आएगा यहाँ पे 1 and 1 11 आएगा, right? So it will be 1 plus 1 by 11, correct? So if we just solve this further, then we can get this 20 is equal to R naught into, नहीं तो actually R naught निकालने का जरूरत नहीं था, क्योंकि we can still take the ratio so as to get rid of this R naught. But चलो ठीक है, अभी निकाल ही लिया है, तो वो 11 plus 1 बनता है 12. So it will be 12 upon 11, and then we can just solve this and get R naught to be simply equal to, अच्छा इसको भी रिड्यूस कर सकते हो 12 और 20 को, तो 2 6 और 4 से रिड्यूस करेंगे, चलो 4 3 and here it is going to be 4 5 correct है? So 5 into 11 comes out to be 55. So this is 55 and divided by 3. This is the value of R naught. Okay, and this is going to be the value of alpha. And now once we get this R naught and alpha, we can find out any temperature where resistance is given and any resistance if temperature is given. So once again we have that RT is equal to R naught into 1 plus alpha T, and in this case here the resistance is given to be 25 ohm, right? So RT के बदले हमको डालना है 25, और इस तरफ R naught तो वैसे ही रहेगा 55 upon 3, and here it is 1 plus alpha T, where alpha stands for 1 upon 220. So here it is going to be 1 upon 220 into T, which is to be found out. तो ये T ही तो हमको निकालना है, बराबर? ठीक है, तो ये 3 को इस तरफ लेके जाओ, 5 को नीचे लेके जाओ, तो नहीं तो हम 5 और इसको रिड्यूस कर सकते हैं 25 और 55 को. तो देखो यहाँ पे 25 5 5 25, and here it is 5 11 55, right? So that we can get in the next step 5 3 15. So this is 15 divided by 3, sorry 11, which is equal to 1 plus T by 220, correct है? Yes, and then one also can be shifted to that side so as to get this 15 upon 11 minus 1 is equal to T upon 220. So that in the next step 15 minus 11 upon 11 comes out to be 4 upon 11, right? Which is actually going to be T by 220. So if we just reduce this by 11 now, तो हमको मिलेगा 11 1 11 and 11 2
22 and 0 as it is, so it will be 1 upon 20, matlab t upon 20. So finally we are going to get that 4 is equal to t upon 20, right? Means t must be actually equal to 80. So 80 degrees Celsius will actually be the correct option, which is already there in the option D here. Okay, so just take the screenshot of this. Alternatively, we can do one more thing that सी ये जो अल्फा अल्फा तो हमको निकालना पड़ने वाला है, नो डाउट, बट ये जो आर नॉट हमने निकाला ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने किया पूरा, it's not really required, because we can, without finding r naught, we can find out t. See how? Because we already have that rt is equal to r naught into 1 plus alpha t, and now in the last condition we want to find out the temperature at which resistance is given to be 25, right? So rt के बदले डाल दो 25, जो कि r naught into 1 plus alpha into t. तो अभी यहाँ पे ये इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं, ठीक है? और इस इक्वेशन 1 का और 3 का अगर हम रेशियो ले लेते हैं ना, तो भी हमको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आर नॉट उसमें से रिमूव हो जाएगा. देखो लिख से, इफ यू टेक द रेशियो ऑफ 1 and 3, so 1 divided by 3, so what we get is 20 divided by 25, and that is equal to r naught into 1 plus 20 alpha, that is to be divided by again r naught into 1 plus alpha t, so that r naught gets cancelled, and we can just reduce this 20 and 25 by 5, so that we can get this 5 4s are, and here it is going to be 5 5s are, right? And then we can just get क्रॉस मल्टीप्लाइड हियर. तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा. सो इट विल बी 4 into 1 plus alpha t is equal to, here it is 5 into again 1 plus 20 alpha, right? But already we have got this alpha, and that is actually equal to 1 upon 220, right? So if you want, if you put it here, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 4 plus 4 into alpha t, okay, which is going to be equal to 5 plus 100 into alpha, and alpha का जो वैल्यू है वो हमको रखना है यहाँ पे, ठीक है? We know that alpha is going to be 1 upon 220. ये चलो इसमें भी आगे जाके ये जो अल्फा वाला टर्म है, नहीं तो ये 4 जो है वो उस तरफ लेके जाओ, तो यहाँ पे हमको बचेगा 4 alpha t, which is going to be equal to 5 minus 4 plus 100 alpha, right? And then we can just be able to get this 4 alpha t is equal to 5 minus 4 is 1 and plus 100 alpha, where alpha can be replaced here, that is 1 upon 220, correct है? So that it will be in the next step 4, अच्छा अल्फा यहाँ पे भी रिप्लेस करना है हमको, 1 upon 220 into t, which is equal to 1 plus, what is this, 10 upon 22, मतलब 5 by 11, right? So here it is going to be 5 upon 11, and if we just simplify this, then we get is 11 plus 5, which is going to be 16. So it will be 16 by 11, correct है? So in the next step we can say this will be 4 into 1 upon 220 into t is going to be equal to, so this 11 upon 5 by 11, मतलब 11 plus 5 upon 11, मतलब 16 by 11, okay? So here it is 16 by 11, so that this 4 gets cancelled with this 16, leaving behind 4 here, and then if we just cross multiply it, then we can get this 20 t is equal to 220 multiplied by 4 upon 11, and 11 ones are 11 twos are
and 0 as it is. So 20 into 4, once again it is going to be 80 degrees Celsius, which is the value of temperature at which the resistance becomes 25 degrees Celsius. Okay, so this is again another method to solve the same sum. Let us see the next. This next one here is simply the theoretical question. Just read it is here. A battery of EMF E has internal resistance R. Okay, so that means there is a battery, and suppose its internal resistance is R and EMF is E. Okay, so variable resistance R is connected to the terminals of the battery. Suppose this is battery and this is the variable resistance which is connected here. Okay, ये variable resistance हमेशा इस तरह से ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, its value can be changed. Okay, a current I is drawn from the battery. V is the terminal potential difference. मतलब इन दोनों के बीच में जो potential difference है तो वो V बन रहा है, और इसमें से जो current pass होता है वो I दिया हुआ है. ठीक है, if R is gradually reduced to 0, which of the following best describes the relation between I and V? Okay, so यहाँ पे yes, so if suppose we go on decreasing this R gradually to 0, तो मतलब ये जो R है बाहर का जो रेजिस्टेंस है, तो वो अगर हम 0 के साथ तरफ डिक्रीज करते जाते हैं, डिक्रीज करते जाएंगे, तो सोचो क्या होगा. यस, वेरी गुड. नो आदित्य, छोटा मिस्टेक हो गया, एक छोटा. देखो, जस्ट सी केयरफुली, जस्ट यूज द फॉर्मूले. What is the current formula for the current passing through this circuit? Current in this whole circuit is given by Ohm's law on complete circuit, that is capital E, that is a total EMF divided by the total resistance, which includes internal as well as external resistance. Correct है? तो ये हमारा करंट का इक्वेशन है. ठीक है, अभी अगर हमने यहाँ पे R को 0 करते गए, R को अगर हम कम करते गए जाएंगे तो क्या होगा? This current in this circuit will actually be equal to E upon 0 plus small r. That means current will just approach to E upon small r, no doubt. ये तो फिक्स्ड है, लेकिन ये दो ऑप्शंस में हमको दिख रहा है, ये B के अंदर भी है और C अंदर भी है, बराबर. करंट विल अप्रोच टू E by R, no doubt, it's correct. But now where this V will approach, क्या समझते हो? अगर R को ही हमने 0 कर दिया तो फिर उस केस में क्या होगा? R अगर 0 हो गया, if R becomes 0, that means the wire is connected and very high current or very heavy current will be flowing through the circuit. But what will become the potential difference across the external resistance? We have the Ohm's law, which tells us simply V is equal to I into R. The current multiplied by external resistance will give us the potential difference. And since this R is going to become 0, it forces V also to become 0. Whatever may be the current, but anything multiplied with the 0 will give us the 0 answer. And that's why we can select B as a correct option. Okay. V approaches to E कभी होगा? देखो, अगर ऐसा सिचुएशन है when R जो है, तो इस R को अगर हम इंफिनिटी की तरफ अगर लेके जाएंगे, if R tends to infinity, ओके, मतलब ये R जो है अगर इंफिनिटी की तरफ अगर हम लेके जाएंगे, मतलब R को अगर बढ़ाते जाएंगे, if R increases then denominator will increase, and since denominator will increase, current will decrease, and current will approach to 0. When resistance will increase and approach to infinity, the current will approach to 0, and at that time we can say that the potential difference between the two terminals will approach to EMF of the cell. Because see, suppose this is the cell and suppose there is no external resistance, ये सर्किट हमने ओपन कर दिया, है ही नहीं, कुछ भी रेजिस्टेंस ही नहीं है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है,
रेजिस्टेंस न होने का मतलब क्या है, अगर हमने इस सर्किट को ओपन कर दिया तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब करंट ही फ्लो नहीं हो सकता है, तो करंट बिकम्स जीरो, नो डाउट. But when current will be zero, at that time the resistance will be infinite, and in that case the potential difference between these two terminals here will actually be equal to the EMF of the cell, because no current is flowing. Because already we have seen last time the relationship, the expression for potential difference is going to be actually equal to E minus I into R. याद है ये इक्वेशन हमने देखा था, और उसमें मैंने ये बताया भी था कि जब करंट सर्किट के अंदर का जीरो बनता है, when the current in the circuit actually becomes zero, when I becomes zero, in that case only this term just gets vanished, and when this term gets vanished we can say that V becomes exactly equal to E. तो V और E का इक्वल बनना सिर्फ तभी पॉसिबल है जब करंट जीरो बनता है. अदरवाइज if current, some current is flowing through this circuit, then in that case V cannot become equal to E. V should be less than E. So we have not to select this option here, but this one will be the correct option. Okay, chalo next one. Just take the screenshot of this if you want. Okay, so let us see the next question. दो क्वेश्चंस है हमारे पास. दोनों करने हैं हमको साइड बाय साइड. देखो, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज गिवन टू बी 9 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, सो डेंसिटी ऑफ कॉपर इज गिवन टू बी 9 into 10⁻³ kilogram per meter cube. Yes. And now atomic mass of copper is already given. Okay, atomic mass को हम डिनोट करेंगे m नॉट से, चलेगा ना, m नॉट which is going to be 63.5 U. Yes, each copper atom provides one free electron. देखो यहाँ पे लिख से एक कॉपर एटम जो है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है. Then estimate the number of free electrons per cubic meter in copper. So देखो यहाँ पे what is the number of free electrons per cubic meter, मतलब हमको स्मॉल n निकालना है. स्मॉल n याद है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर व्हिच इज एरिया इनटू लेंथ. But as we can see here, the neither volume is given nor total number of electrons is given. Simply atomic mass is given and density of copper is given. So we have to make another approach. ठीक है, हमको अलग अप्रोच से इसको सॉल्व करना होगा. देखो, एक सिंपल सी बात ये है कि yes, suppose this is the wire. ओके, ये वायर है सपोज. ठीक है, अभी इसके अंदर कितने कॉपर एटम्स है वो अगर हम निकाल पाए तो भी बहुत हो जाएगा. क्योंकि देखो, सपोज यहाँ पे एक कॉपर एटम है, थोड़ा इसको बड़ा करके मैं दिखाता हूँ. यस, ठीक है, देखो ठीक से. दिस इज सपोज अ कॉपर एटम. ये समझो कॉपर एटम है और उसके वजह से एक ही इलेक्ट्रॉन हमको मिलने वाला है. देखो ठीक से, इलेक्ट्रॉन और एटम, ये दोनों को मैं यहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेस करता हूँ. ये सपोज एटम है और मान लो ये इलेक्ट्रॉन है. सॉरी, ओके, ये इलेक्ट्रॉन है. ये फिर से कॉपर है. कॉपर का एटम जो है वो हम इस तरह से दिखाएंगे, ये एटम्स है. ठीक है,
all of these are the atoms. But what about the electrons? इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखेंगे तो ये सपोज इस कॉपर का इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो जितने एटम्स रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, क्योंकि एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है, बराबर। तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी एग्जैक्टली सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स, एंड दैट इज द कैच हियर। ठीक है ना, वही एक्चुअली यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने जैसा, कि पर एटम ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हियर, देखो यहाँ पे अगर सपोज हम देखेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एन बोलते हैं, बराबर। सो कैपिटल एन को हम बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, but that should be equal to the number of atoms of copper. Why? Because per atom only one electron is getting free. एक एटम के लिए एक एटम का एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स will be exactly the same. But after all, how will you calculate the number of atoms even? नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? How will you calculate the number of atoms in this whole substance? देखो ये तुमको ऑलरेडी पता होगा, मोल कंसेप्ट तुमने ऑलरेडी सीखा है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट क्या कहता है कि एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, बराबर। तो अभी इस ये पूरा जो है वो कितना मोल है हमको पता नहीं, but molar mass is given and density is also given, and okay, और हमको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो देखो सपोज इस पूरे जो सब्सटेंस का जो मास है तो वो मान लेते हैं कैपिटल एम है, चलेगा। m is going to be the mass of this substance. Okay, do you know what is density is equal to? Density is actually equal to the mass of substance divided by the volume of substance, correct? ये हमारा फॉर्मूला है डेंसिटी का, ठीक है। अभी इसमें मास जो है, तो मास कैन बी रिटर्न एक्चुअली इक्वल टू, ये मास पूरा मतलब मास किसका होता है, ये कॉपर के एटम्स का ही मास होता है कि नहीं। तो जितने एटम्स रहेंगे तो दैट इज मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास विल गिव अस द टोटल मास ऑफ दिस होल सब्सटेंस, एंड हेंस वी कैन से इफ सपोज एक एटम का जो मास है तो वो अगर हम मान लेते हैं एटॉमिक मास उसका, तो दैट इज एम नॉट। ओके, if you multiply this by number of atoms, ठीक है, then we can get the total mass of this whole substance, ठीक है। ये पूरा जो substance है, इस पूरे कॉपर के वायर का मास कितना बनेगा, जितने भी अभी सपोज फॉर एग्जांपल अभी इसमें अगर 100 इतने एटम्स है और हर एक एटम का मास कितना है, अगर मान लिया जाए 63.5 है, तो टोटल मास कितना बनेगा, देखो ठीक से 63.5 multiplied by 100 will give us the total mass, isn't it? That means we can say that total mass of this copper wire is actually expressed in terms of molar mass or atomic mass and number of atoms. Okay, so here it is, this number of atoms capital N, which is going to be same as the number of electrons, but is m naught is going to be the atomic mass of copper. Okay, and that is divided by volume here. Yes, and this number of electrons per unit volume is actually called as the electron density, है कि नहीं, electron density इसको ही बोलते हैं ना। तो that means this can be written to be simply equal to molar mass m naught into small n, correct है। and if we just write this in line, then we get this rho is equal to m naught into n. So n can be simply found out to be equal to the ratio of the density rho upon m naught. That's it. So that is the catch. So if you just replace all the values, but don't forget to convert this m naught into
SI यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे फिर हमको डेंसिटी को सिंपली डिवाइड करना पड़ेगा m नॉट से। तो डेंसिटी कितना है देखो रिक्स यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी 9 into 10 raised to 3। okay, so just put it here, 9 into 10 raised to 3, and that is to be divided by m naught, which is actually 63.5। मास ऑफ एटम, अच्छा ये एक्चुअली 63.5 जो है ना, वो यू में दिया है, मतलब वो एक मोल का मास है, एक्चुअली एटॉमिक मास है।
ये तो ठीक है। अभी मास को हम क्या लिख सकते हैं, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर देखना हो तो मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ओके, बट नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, या तो फिर से नंबर ऑफ मोल्स हुआ करता है नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। करेक्ट है? यस, अभी वो करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये जो n है, ये एक्चुअली n मतलब नंबर ऑफ मोल्स है। दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, और नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। अवोगाड्रोस नंबर को हम सपोज n नॉट लिख देंगे, चलेगा ना? तो ये n नॉट मतलब अवोगाड्रोस नंबर है। ठीक है, तो अगर रो इज इक्वल टू मोलर मास इनटू n अपॉन वॉल्यूम इनटू, ये तो इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ पे ये n नॉट इस तरफ लेके जाएंगे और ये वॉल्यूम जो है वो इस तरफ लेके जाएंगे। अभी यहाँ पे ये जो n है नंबर ऑफ एटम्स है और ये v मतलब वॉल्यूम है, तो ये नंबर ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम कम्स आउट टू बी द एटम्स डेंसिटी। ठीक है, और इसको और यहाँ पे हमने देखा है कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स is going to be same as the number of atoms, right? So here this number of atoms per unit volume is same as the number of electrons per unit volume. So we can just replace it by small n, and hence we can just write it as rho is equal to m naught upon n naught into small n। यहाँ पे अभी small n मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी है वो। ठीक है, जो कि हमको निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको ही हम बोल रहे हैं। तो इसलिए फिर अगर यहाँ पे इसको अगर रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, तो उससे हमको करेक्ट आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे ये अगर हमको निकालना है, तो वी कैन एक्सप्रेस दिस एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो इनटू n नॉट एंड डिवाइडेड बाय m नॉट। करेक्ट है? सो फिर अब यहाँ पे रो जो है तो वो हमको ऑलरेडी पता है, 9 इंटू 10⁻³ divided by m naught, which is 63.5, and that is multiplied with number of atoms, Avogadro's number, which is approximately 6.023 into 10⁻23. So if we just use this, तो अप्रोक्सीमेटली क्या है ना कि यहाँ पे 6 और ये 63 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ऑलमोस्ट 10 बचेगा नीचे, और बाकी 9 as it is, and 9 should be multiplied with this 10's power. So 10 का पावर कितना आएगा, 23 plus 3 becomes 26, and this 10 goes up and becomes 25. So 9 into 10⁻25 approximately means, in short, it should be 10 into 10⁻25 means it should be 10⁻26. ओके, ये किलोग्राम में हमको करना चाहिए था। ये जो 63 जो है, ये मोलर मास जो है, तो वो हमको किलोग्राम में लेना चाहिए। वो 63.5 जो है वो ग्राम में होता है। So if we just multiply this by 10⁻³ then it will come out in the kilogram. So ये 10⁻25 तो ऑलरेडी आ चुका है, और इसको अगर 10⁻+3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10⁻28 बन जाएगा, और इसको 10 पकड़ सकते हैं, तो 10⁻29 will actually be the correct answer. ठीक है, so this D will be the correct option here. Yes, then this 9th one can be done easily.
This ninth one. Two copper wires of lengths L and 2L have radii R and 2R. Then the ratio of their specific resistances. अब देखो ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट करने वाला क्वेश्चन है. टू कॉपर वायर्स दिया है ना उन्होंने, तो ये मैंने बताया था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है. ठीक है, इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द मटेरियल. So far as the material is constant, the specific resistance will remain constant. So if suppose the two wires are of copper, then the specific resistance will be same, and hence its ratio of specific resistance will be simply 1:1. Okay, so no need to think about this L to L or R and 2R. No problem, वो कितना भी रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. But the specific resistance is actually going to be the same irrespective of the dimensions of the wire, because material is going to be the same. देखो यहाँ पे material same है, तो जब material same होता है तो उस केस में specific resistance हमेशा same ही होता है. ठीक है, so this is the just a conceptual question. ये सिर्फ तुमको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन इस तरह का दिया जाता है एवरीबॉडी से. ठीक है, चलो ठीक है, सो लेट अस स्टॉप हियर. बाकी के जो क्वेश्चंस है तुम थोड़ा करके करते रहो. मंडे को हम नेक्स्ट और जो आगे के जो एमसीक्यूज है तो वो हम करेंगे. ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू.